हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और हम लाए हैं आपके लिए संख्या पद्धति भाग 05 टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस। इस श्रृंखला में ये 5वां टेस्ट है संख्या पद्धति का, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं हमने जो आपकी परीक्षाओं, जो पटवारी है, एसएससी है, बैंकिंग है, और ख़ासकर अध्यापक पात्रता परीक्षाओं लाइक रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस। इसमें पहला क्वेश्चन लिया था हमने, निम्न में से असत्य कथन बताइए। ये थोड़े संख्याओं के गुणधर्म से संबंधित टेस्ट सीरीज है, संख्याओं के गुणधर्म। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं संख्याओं के लिए। अभी समृद्ध गुणधर्म का बनाया हुआ है, आगे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी बनाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्न में से असत्य कथन बताइए, और ये सभी जो है वो समृद्ध नियम के लिए हैं, समृद्ध 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 और प्राकृत संख्याओं पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समृद्ध नियम होता क्या है। समृद्ध नियम होता है कि हम किसी संख्या समूह में से, जैसे कि प्राकृत संख्या n, इसका संख्या समूह आपको जानते हैं 1 2 3 इस तरीके से होता है। इनमें से कोई भी दो संख्या मैंने ली और उनको ऐड किया, ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत, और इनका ऐड करने पर आया ये भी प्राकृत। तो दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर भी प्राकृत संख्या आए तो कहा जाएगा जोड़ के लिए समृद्ध। घटाने पर प्राकृत आता है तो घटाने के लिए समृद्ध, गुणा करने पर प्राकृत आता है तो गुणा के लिए समृद्ध। इस तरीके से जिस संक्रिया में प्राप्त होगा उसमें समृद्ध कहा जाएगा, जिस संक्रिया में हमेशा प्राप्त नहीं होता होगा उसको नहीं कहा जाएगा। तो इसी तरह में ये देखना है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है, प्राकृत संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती हैं। सही बात है। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी दो प्राकृत संख्याएं, उनको जोड़ोगे तो हमेशा प्राकृत संख्या ही आएगी। तो ये तो सत्य कथन है, सत्य है। असत्य छांटना है हमें। प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए समृद्ध होती हैं। व्यवकलन मतलब घटाव। घटाव के लिए आप देखें, एक संख्या आपने 2 ली, दूसरी संख्या आपने 3 ली, प्राकृत, इनका घटाव किया तो आपको प्राप्त हुआ -1। क्या -1 प्राकृत होती है? नहीं, -1 प्राकृत नहीं होती। तो फिर इस प्रकार ये कथन आपका क्या है? असत्य है। और आगे देखते हैं, प्राकृत संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध होती हैं। सही है। कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, कोई भी दो आपकी मर्जी से, और इनको गुणा करोगे तो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये कथन भी सत्य है। प्राकृत संख्याएं भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं। भाग करेंगे तो जैसे आपने 1 में 2 का भाग दिया, ये एग्जाम्पल लिया आपने, 1 भी प्राकृत 2 भी प्राकृत, आंसर आया 0.5। 0.5 प्राकृत नहीं होती है। प्राकृत नहीं होती है तो फिर इसके लिए समृद्ध नियम लागू नहीं होगा, उसमें नहीं कहा जा रहा है, तो ये कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार जो असत्य कथन है वो ये है, ये इसमें असत्य कथन है, असत्य कथन बता रहा था। तो ये रहा प्राकृत संख्याओं के लिए समृद्ध नियम। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन बताइए। अब वही नियम हम पूर्ण संख्याओं पर चेक कर रहे हैं। नियम समृद्ध ही है, संख्या श्रेणी अलग है। तो पूर्ण संख्याओं, आप जानते हो पूर्ण संख्याओं की जो संख्या श्रेणी होती है वो 0 से स्टार्ट होके अनंत तक होती है। तो यहाँ आप योग के लिए इनमें से कोई भी दो संख्याएं लो और उनको जोड़ो तो इसी में प्राप्त होगी, तो योग के लिए समृद्ध है। तो ये कथन तो सत्य है। पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध होती हैं। घटाव पर आपको पता है कोई भी दो संख्याएं घटाने पर माइनस की संख्या आ सकती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, और माइनस की संख्या आ सकती है तो फिर वो माइनस पूर्ण में होता नहीं है, माइनस पूर्ण में होता नहीं है तो फिर वो समृद्ध नियम लागू नहीं होगा, यानी ये कथन असत्य है। और देखें और आगे के कथन, पूर्ण संख्या गुणा के लिए समृद्ध होती हैं। गुणा करोगे इनमें से किसी का भी तो 0 आ सकता है, धनात्मक आएगा, तो ये कथन भी आपका सत्य है। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध होती हैं। पूर्ण संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती। यहाँ जो पूर्ण संख्याओं में आप भाग करोगे तो पॉइंट आना संभावित है। इसी तरीके से जैसे अभी लिए एग्जाम्पल, 1 और 2 पूर्ण संख्याएं, भाग दिया तो 0.5 आया, और 0.5 आया, तो इस तरीके से आपका 0.5 पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है तो यहाँ इस स्थिति में ये नियम पूर्ण संख्याओं पर लागू नहीं होगा। तो पूर्ण संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं। तो ये कथन यहाँ होती हैं, तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। इस प्रकार इसमें दो कथन असत्य हैं, एक बी वाला असत्य है और एक सी वाला असत्य है। सॉरी, ये तो असत्य नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ है, और ये नहीं होती हैं तो ये सही है। पूर्ण संख्या घटाव के लिए समृद्ध नहीं होती हैं, तो यहाँ ये सही कथन है क्योंकि नहीं शब्द लगा हुआ है। इसमें नहीं लगा है सही, तो ये कथन असत्य, यानी ऑप्शन डी, क्योंकि भाग में करने पर दशमलव की संख्या भी आ सकती है और वो पूर्ण नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसमें असत्य है।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन बताइए। यह वही नियम, समृद्ध नियम और संख्या श्रेणी अलग है, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि आपको पता है पूर्णांक संख्याओं की जो श्रेणी होती है वो 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से प्लस और माइनस और जीरो सहित सभी संख्या होती हैं, जीरो सहित प्लस माइनस। तो यहाँ इनमें से पूर्णांक संख्याओं के योग की बात करें तो इनमें से कोई भी संख्या आप लो और उनको जोड़ो तो क्या आ सकता है, प्लस की आ सकती है, माइनस आ सकती है, जीरो आ सकती है, आएगी तो इसी में ही। तो ये कथन सत्य है, यानी पूर्णांक संख्याएं योग के लिए समृद्ध होती है, ये सत्य कथन। असत्य चाटना है। पूर्णांक संख्या घटाव के लिए, घटाव में अभी क्या हो रहा था, माइनस आने पर नियम फेल हो रहा था, क्योंकि माइनस की संख्या आती थी और माइनस प्राकृत में पूर्ण में होता नहीं है, लेकिन माइनस पूर्णांक में तो होता है ना, माइनस पूर्णांक में होता है, तो इसलिए माइनस आने पर घटाव में भी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, समृद्ध होंगी। तो ये कथन भी सत्य है। पूर्णांक संख्या गुणा, गुणा के लिए तो ज़्यादातर समृद्ध होती हैं, क्योंकि कोई भी दिन में से दो संख्या गुणा करें तो प्लस की आ सकती है, माइनस आ सकती है, जीरो आ सकती है। तो पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए समृद्ध होती हैं, सही है। पूर्णांक संख्या भाग, क्योंकि भाग करने पर दशमलव की प्राप्ति आ सकती है और दशमलव की प्राप्ति आने पर दशमलव संख्या पूर्णांक में होती नहीं है। जैसे 3 में 2 का भाग दिया 1.5 आया, 1.5 क्योंकि आई में होता नहीं है। तो दो संख्याएं पूर्णांक लिए लेकिन उनका भागफल पूर्णांक प्राप्त नहीं आया, इसलिए भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं और इसमें कह रहा है होती हैं। तो ये कथन असत्य है और यही कथन हमें छांटना था, असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से असत्य कथन बताइए। अब ये परमेय संख्याओं पर चेक कर रहे हैं हम। परमेय संख्याएं आपको पता है सभी, अभी जो भी पढ़ी आपने वो सारी की सारी परमेय ही हैं, यानी आपने n, w, i सभी पूर्णांकों का समूह और इसके साथ में दशमलव, परमेय में दशमलव वाली संख्याएं, बटे वाली संख्याएं भी आती हैं, तो ये परमेय है। अब देखो, परमेय संख्या योग के लिए समृद्ध होती हैं, तो कोई भी दो बटे वाली संख्याओं या बिना बटे वाली संख्याओं को जोड़ो तो बटे में बिना बटे में आ सकता है, तो ये कथन सत्य है। परमेय संख्याएं घटाव के लिए, घटाव पे माइनस आ सकता है, माइनस परमेय में होता है, तो ये भी सत्य है कथन। परमेय संख्या गुणा, गुणा के लिए प्लस माइनस आ सकता है, तो ये भी सत्य है। परमेय संख्या भाग, भाग के लिए जैसे मान के चलो मैंने एक परमेय संख्या 1 ली और दूसरी परमेय संख्या 0 ले ली, तो ये यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, यानी यहाँ पे परमेय रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित होने की वजह से ये भाग में समृद्ध नहीं होती हैं, और जबकि इसमें दे रखा है समृद्ध, तो परमेय संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं, ये समृद्ध होती हैं, तो ये कथन गलत है, ये कथन असत्य कथन है। नेक्स्ट, अब अपरमेय संख्याओं पर चेक करते हैं। इसमें नियम समृद्धि है। अपरमेय संख्याएं आपको पता है इस तरह की होती हैं, √2, √3, √5, √6, ये सभी संख्याएं इस तरह की अपरमेय होती हैं। इनमें से किन्हीं भी दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो रिजल्ट अपरमेय में ही आएगा, यानी वर्गमूल नहीं हटा सकते आप जोड़ने पर। जैसे आपने √2 और √3 को जोड़ा तो इसका वर्गमूल नहीं हट सकता, ये ऐसे ही रहेगा, यानी अपरमेय ही प्राप्त होगा, तो ये सत्य कथन है, ये कथन सत्य है। अपरमेय संख्या घटाव के लिए समृद्ध होती हैं। घटाव के लिए मैंने एक √2 एक संख्या पर में √2 ली, दूसरी अपरमेय संख्या भी √2 ली और दोनों को घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 0। क्या 0 अपरमेय होता है, नहीं, 0 अपरमेय नहीं होता। तो इस प्रकार हमने दो अपरमेय संख्याओं को लिया और उनको घटाया तो रिजल्ट अपरमेय नहीं आया, इसका मतलब समृद्ध नहीं होता है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है समृद्ध, तो अपरमेय संख्या घटाव के लिए समृद्ध नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। अपरमेय संख्या गुणा के लिए, गुणा में चेक करें, सेम पे ही चेक करते हैं। जैसे √2 ले लिया, दूसरी संख्या भी √2 ले ली और दोनों को गुणा किया तो 2 आया। क्या 2 अपरमेय होती है, नहीं, √2 अपरमेय नहीं होती है, वो 2 अपरमेय नहीं होती है। तो दो अपरमेय संख्याओं का गुणा किया और रिजल्ट अपरमेय नहीं आया, तो फिर यहाँ पर भी नियम लागू नहीं होगा, जबकि इसमें कह रहा है कि समृद्ध होती हैं, तो ये कथन भी गलत है, ठीक है। अपरमेय संख्याएं भाग के लिए समृद्ध होती हैं, तो अपरमेय संख्या भाग के लिए, भाग में हमने यही लिया कि √2 में √2 का भाग दिया, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर हम तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जिन पर नियम फेल हो रहा है। फेल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दो आप जिसमें नियम फेल होता हो तो वो काफ़ी है। तो 1 आया और 1 अपरमेय नहीं होता है, तो अपरमेय संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं, तो ये कथन भी असत्य है। तो 3 कथन असत्य हैं, एक सत्य और इसमें सत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए सत्य कथन ये है, यानी परमेय संख्याएं केवल योग के लिए समृद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से असत्य कथन बताइए। एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ अभी एक ही ऑप्शन टिक करना था, इसमें क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक करके बता सकते हो। तो वास्तविक संख्या योग के लिए क्रमनिय, पहले हम देखें क्रमनिय नियम होता क्या है। क्रमनिय नियम होता है कि हम अगर दो संख्याओं को योग में a + b लिख सकते हैं तो उनको b + a भी लिख सकें,
ये योग का मतलब ये घटाव के लिए a माइनस बी लिखते हो तो b माइनस ए भी लिख सकें, इस तरीके से लिखना होता है। क्या उनका क्रम पलट के लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यही हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं वास्तविक संख्याएं योग के लिए। तो योग के लिए आप किन्हीं भी दो संख्याओं को, जैसे 2 + 3 किया तो आप इसको 3 + 5 3 + 2 लिख सकते हो। कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कथन सत्य है, आपको असत्य छांटना है। वास्तविक संख्याएं घटाव के लिए क्रम में आप ही बताइए कि 2 - 3 को क्या 3 - 2 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। इसका रिजल्ट 1 आएगा, इसका रिजल्ट -1 आएगा, क्योंकि बराबर नहीं होता है। इसका रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट -1। तो इस तरीके से क्रम में नहीं होती हैं, ये कथन गलत है। ये उल्टी कह रहा है, तो ये कथन एक तो असत्य है। दूसरा, वास्तविक संख्याएं गुणा के लिए क्रम में होती हैं। गुणा में आप 1 × 2 लिखो या 2 × 1 लिखो, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कथन भी सत्य है। वास्तविक संख्याएं भाग के लिए, भाग में क्या आप 1/2 और 2/1 बराबर कर सकते हो? नहीं, तो संख्याएं पलटने पर मान भी बदल जाते हैं। तो यहाँ ये कथन भी क्या है, असत्य है। तो इसमें दो कथन असत्य हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। असत्य कथन बताने थे और एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा इसमें 2 हो सकता है। आपने एक ऑप्शन टिक किया हो, आपके मार्क्स कटे हों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से असत्य कथन बताइए। एक से अधिक ऑप्शन, यहाँ भी एक से अधिक ऑप्शन टिक कर सकते हैं और असत्य कथन बताना है। तो जैसे पहला चेक करते हैं साहचर्य। साहचर्य नियम समझा दूं पहले, कि अगर हम कोई 3 संख्याएं लें और इन 3 संख्याओं को हम इस तरीके से ऑपरेट करें कि मैंने पहले ए और बी को जोड़ा, बाद में उसमें सी को जोड़ा। अब मैं दूसरी प्रकार से जोड़ूं कि पहले मैंने बी और सी को जोड़ा, बाद में उसमें ए को जोड़ा। यानी एक बार मैंने जोड़ आगे से किया, एक बार जोड़ पीछे से किया। तो इस प्रकार अगर रिजल्ट सेम आता है तो यह साहचर्य नियम कहा जाता है। रिजल्ट सेम आता है तो साहचर्य नियम लागू होगा, और ऐसा करने पर अगर रिजल्ट सेम नहीं आता है तो साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। यानी हम संख्याओं का क्रम नहीं पलट रहे, यहाँ पे संख्याएं तो उसी क्रम में लिखी हुई हैं। क्रम विनिमय नियम में संख्याओं का क्रम पलटा जाता है, यहाँ उनके हल करने का क्रम पलट रहे हैं। एक बार हमने आगे की 2 संख्याओं को हल किया, फिर पीछे की को उसमें हल किया। इस बार हमने पीछे की 2 संख्याओं को हल किया, फिर उसमें आगे की संख्या हल किया। अगर ऐसा करने पर रिजल्ट सेम आता है तो साहचर्य नियम लागू माना जाता है, अगर नहीं आता है तो लागू नहीं माना जाएगा। अब चेक करते हैं हम, जैसे हम ये देखें इसके लिए योग के लिए। तो योग के लिए आपको बताओ, मैंने 2 संख्या ये ली, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5। एक बार मैंने आगे से जोड़ा, 2 + 3 5, 5 और 5 10। इधर मैंने इधर से जोड़ा, 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो जोड़ने पर रिजल्ट सेम आया, चाहे आगे से जोड़ो चाहे पीछे से। तो वास्तविक संख्याएं योग के लिए साहचर्य होती हैं, कथन सत्य। घटाव के लिए बताइए होती हैं क्या? घटाव के लिए जब आप इसी सवाल में जैसे आप करोगे 2 - 3 - 5, तो पहले आगे से करोगे सवाल को, तो -1 और -5 यानी -6 आएगा। लेकिन जब इस सवाल को ऐसे करोगे 2 - 3 - 5, आप पहले पीछे से हल करो। तो 2 - 3 में से 5 गई तो माइनस के 2 बचे, और ये 2 + 2 कितना 4 आया। तो रिजल्ट में अंतर आ गया, यानी घटाव पर आगे पीछे से कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट में अंतर आ जाता है, तो वहाँ साहचर्य नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार से घटाव के लिए साहचर्य नहीं होती हैं। गुणा में आपको पता है, गुणा आगे से कर लो या पीछे से कर लो, साहचर्य होती हैं। तो इस तरीके से ये सत्य कथन है। और भाग के लिए आपको पता है, आप इस तरीके से भाग नहीं कर सकते, चाहे आगे से पीछे से रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। तो भाग के लिए इसी तरीके से जैसे मैंने घटाव के लिए बताया, तो भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। योग के लिए साहचर्य होती हैं और गुणा के लिए साहचर्य होती है। घटाव के लिए और भाग के लिए साहचर्य नियम लागू नहीं होता है वास्तविक संख्याओं पर, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक। वास्तविक का मतलब ये सभी प्रकार की संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 8, योज्य तत्समक होता है। तत्समक, तो तत्समक होता है जो आपको आपकी पहचान दिखा दे, और योज्य का मतलब जोड़ने के लिए। यानी किसी संख्या में हम क्या जोड़ें जिससे इसकी पहचान नहीं बदले। तत्समक का मतलब इसमें हम क्या संख्या जोड़ें जिससे ये संख्या ए ही रहे। तो जोड़ने के लिए आपको पता है 0 जोड़ने पर उस संख्या की पहचान नहीं बदलती है, लेकिन जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए कि उसको एक बार
आगे से और एक बार पीछे से दोनों प्रकार से जोड़ने पर यह नियम लागू होता हो। तो यहाँ लेफ्ट में और राइट में दोनों प्रकार से जीरो जोड़ने पर संख्या ए ही रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पे जोड़ने के लिए जो तत्समक है वो जीरो है। जोड़ने के लिए तत्समक जीरो। नियम दोनों प्रकार से चेक करना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट, तभी वो माना जाता है। तो यहाँ योज्य तस्मक यानी जोड़ने के लिए तस्मक क्या होता है? जीरो होता है, जिससे उस संख्या की पहचान नहीं होती। आइडेंटिटी, तस्मक का मतलब आइडेंटिटी, संख्या अपनी आइडेंटिटी बनाई रखे, उसमें क्या जोड़ें? जीरो जोड़ें। नेक्स्ट गुणन तस्मक होता है। तो अब बताइए गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? किसी संख्या में हम किसका गुणा करें जिससे उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वो संख्या क्या होती है? एक होती है। तो इस तरीके से एक क्या हो गया? गुणन तत्समक हो गया। एक का गुणा किसी में भी करने पर उसका मान नहीं बदलता है, तो गुणन तत्समक एक। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, सबसे पहले शून्येतर का मतलब समझो, शून्य से इतर, शून्य से इतर यानी शून्य नहीं हो, ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्या लेनी है और उसकी परवर्ती। तो शून्य नहीं हो तो यानी एक से स्टार्ट करके उसकी परवर्ती यानी आगे की, एक का गुणा दो में करो, दो लिया तो दो का गुणा तीन में करो, तीन लिया तो तीन का गुणा चार में करो। इस तरीके से जो रिजल्ट आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे? किससे विभाज्य होगा वो? तो आप देख रहे हो ये दो से विभाज्य होगा कि तीन से होगा कि चार से होगा कि पाँच से होगा, जो भी आपको दिख रहा है वो दो से विभाज्य होगा। चॉइस फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से बंटन गुणधर्म का सही रूप है। बंटन गुणधर्म दो संक्रियाओं पर चलता है साथ में, गुणा के साथ प्लस, यानी हम ए कोई संख्या है उसका इंटू बी प्लस सी करें तो यहाँ गुणा बट जाएगा किस पे? बी और सी पर। तो ए इंटू बी होगा और फिर ए का गुणा किससे होगा? सी से। ये होती है सही फॉर्म बंटन गुणधर्म की। बंटन इसलिए कहते हैं इसको, वितरण नियम भी कहते हैं, कि इसमें गुणा दो जगह बट जाता है, यानी यहाँ ए किस पे बटा? बी पे भी बटा और सी पे भी बटा। तो यहाँ सही फॉर्म कौन सी है? दो इंटू तीन इंटू प्लस पाँच बराबर दो इंटू तीन प्लस दो इंटू पाँच, यही सही फॉर्म है। बाकी फॉर्म क्या है? बंटन गुणधर्म की नहीं है। मतलब ये नहीं देखनी है कि सही फॉर्म है, बंटन गुणधर्म देखना है। और बंटन गुणधर्म गुणा के साथ प्लस या गुणा के साथ माइनस पे चलता है। गुणा के साथ ये माइनस पे भी चलता है। ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, यानी आगे गुणा रहेगा, पीछे प्लस माइनस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, -5 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम की बात होती है तो हमें ये देखना होता है कि -5 में क्या जोड़ें जिससे इसका तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक। -5 में क्या जोड़ें जिससे इसका योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो आपको पता है -5 में 5 जोड़ेंगे तब जाके हमें 0 प्राप्त होगा। तो -5 का योज्य प्रतिलोम होगा जो होगा वो 5 होगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो उसका चिन्ह बदलने पर आ जाता है। तो ए का योज्य प्रतिलोम आएगा वो -a आएगा। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का चिन्ह बदलने पर, प्लस की संख्या का माइनस, माइनस की संख्या का प्लस करने पर उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 का गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब किसी संख्या में किसका गुणा करें जिससे उसका गुणन तत्समक प्राप्त हो जाए। तो किसी संख्या में उसके विपरीत का गुणा, व्युत्क्रम का गुणा करने पर हमें गुणन तत्समक एक प्राप्त होता है। तो अतः किसी संख्या का आपको गुणन तत्समक निकालना हो, गुणन प्रतिलोम, तो ए का गुणन प्रतिलोम, तो यहाँ उस संख्या को क्या कर दिया जाता है? उलट दिया जाता है, यानी उसका व्युत्क्रम 1/a। चिन्ह नहीं बदलता यहाँ सिर्फ उस संख्या को पलटा जाता है। तो 3 का गुणन प्रतिलोम होगा 1/3, 1/3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? 5 + 0 परिभाषित होता है, 5 + 0 बराबर 5, 5 - 0 भी परिभाषित होता है, 5 × 0 भी परिभाषित होता है, 5 भागिंत 0। आपको पता है जब किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 0 होने से वो संख्या अपरिभाषित बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या, फिर वही शून्येतर मतलब शून्य नहीं हो ऐसी पूर्ण संख्या का उसकी परवर्ती संख्या का गुणनफल। तभी जैसे आपने 1 का उसकी परवर्ती 2 से गुणा, 2 का उसकी परवर्ती 3 से गुणा, 3 का उसकी परवर्ती 4 से गुणा करने पर ये रिजल्ट देखा, 2, 6, 12, कैसी संख्या आ रही हैं? सम आ रही है, सम तो आ रही हैं। विषम नहीं, विषम नहीं आ रही। अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य और अभाज्य दोनों आ रही हैं। 3 से विभाज्य नहीं, यहाँ 2 भी आया है जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ एक सम संख्या की प्राप्ति हो रही है, एक सम संख्या की, हमेशा एक सम संख्या की प्राप्ति होगी।
3 से विभाजित इसलिए नहीं क्योंकि 6 में 12 में तो 3 का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ 2 में तो 3 का भाग जाएंगे, और ये हमेशा की बात होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, इस ऑप्शन में ऑप्शन ए 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9 ये तो सत्य है। 7 × 8 × 9, 7 × 8 × 9 ये भी सत्य है, क्योंकि इन दोनों में क्या लगा है? साचर नियम लगा है, और आपको पता है योग और गुणा में साचर नियम लागू होता है, तो ये सत्य है। यहाँ देखो 7 + 8 × 9, और फिर ये प्लस आगे आने से ये 7 × 8, ये बंटन गुणधर्म लगाने की कोशिश की, लेकिन इसमें बंटन गुणधर्म नहीं है। बंटन गुणधर्म तो इसमें लगा हुआ है सही तरीके से, पहले गुणा आता है फिर प्लस आता है, क्योंकि 7 का एक बार 8 से होगा तो 7 × 8, फिर 7 का एक बार 9 से होगा तो 7 × 9, तो ये सही फॉर्म है। ये तो साचर नियम की फॉर्म है, साचर, और ये आपकी बंटन गुणधर्म की है, बंटन, और ये किसी की फॉर्म नहीं है। तो यहाँ असत्य कथन ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर साचर नियम लागू होता है। सही है, आपने देखा था साचर नियम, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, योग पे लगता है और गुणा पे। मतलब आप आगे से करें योग तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, गुणा भी आप आगे और पीछे से करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कथन तो सत्य है। असत्य छांटना है, पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए 0 तस्मक होता है, गुणा के लिए तस्मक 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट देखें, पूर्ण संख्याओं में योग व गुणन दोनों ही संक्रियाओं पर क्रमन में लम, तो क्रमन में भी गुणन और योग पे लगता है, घटाव भाग पे नहीं लगता है। साचर भी योग और गुणन पे लगता है, तो ये कथन भी सत्य है। पूर्ण संख्याओं में योग पर गुणन में वितरण नियम लागू होता है, सही है, योग और गुणा पर वितरण नियम लागू होता है, तो इसमें से ऑप्शन बी आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, या कौन सा कैलकुलेशन? 0 + 0 0 होती है, सही है। 0 - 0 0 होती है, सही है। 0 × 0 0 होती है, सही है। 0 भाग × 0 0 नहीं होती, क्योंकि आपको पता है किसी संख्या का हर अगर 0 हो गया तो वो संख्या ही अपरिभाषित हो जाती है, हम उसमें अपरिभाषित, वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। आप इसको 0/0 = 1 नहीं कर सकते, ठीक है, या 0/0 = 0 नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित होगा, तो इसमें से ऑप्शन डी है जो वो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? दो विभिन्न अभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होता है, तो सही है। अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं जिनका मासापा 1 होता है, सत्य कथन है। सॉरी, अभाज्य संख्याओं का वो सहभाजी होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं का मासापा, अभाज्य संख्या आपने जैसे 2 3 5 7, इनका भी आप मासापा लोगे दो संख्याओं का तो एक ही प्राप्त होगा, तो उस तरह से ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, दो सहभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होता है, तो सहभाज्य संख्याओं का मासापा तो हमेशा एक ही होता है। जैसे आप 4 ले लो, 5 ले लो, तो ये संख्याएं कैसी हैं? सहभाज्य हैं। वो सम भी हो सकती हैं, साथ में विषम भी हो सकती हैं, लेकिन उनका मासापा 1 होना चाहिए। दो क्रमिक सम संख्याओं का मासापा 2 होता है, ये भी सही है। जैसे 2 4 6, तो 2 4 का मासापा भी 2 होगा, 4 6 का मासापा भी 2 होगा। किसी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मासापा सम संख्या होती है, नहीं 2 3 का मासापा यहाँ 1 आएगा, और जो कि सम नहीं है, जो कि विषम है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? गलत है। ये हम और आगे डिस्कस करेंगे लासापा मासापा में, तो और आगे अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपको मिलान करना है। नीचे तालिका स्तंभ फर्स्ट तथा स्तंभ सेकंड दिए गए। स्तंभ फर्स्ट में लिखने कथनों का स्तंभ सेकंड में लिखी संगत राशियों से मेल कीजिए। तो इसमें देखते हैं, दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर। क्रमिक पूर्ण संख्याएं जैसे आपने देखी 1 2 3 4 5, ये क्रमिक पूर्ण संख्याएं, इनका आप अंतर देखोगे तो आपको अंतर क्या प्राप्त होगा? दो क्रमिक पूर्ण संख्याओं का अंतर सम आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा या 6 आएगा। आप ये देख रहे हो इन सब का अंतर 1 आता है, तो यहाँ ये तो आपका मिलेगा जाके इससे 4 से। दो शून्येतर क्रमिक पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो शून्येतर क्रमिक संख्याएं भी हैं, इनका गुणा करने पर आप देख रहे हो
1 × 2 का गुणा करोगे 2 आएगा, 2 × 3 का गुणा करोगे 6 आएगा, 3 × 4 का गुणा करोगे 12 आएगा, 5 चौक 20 आएगा। तो ये संख्या है 2, 6, 12, 20 क्या है, सम है। तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा इससे। शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भागफल करने पर मिलता है। शून्य में हम किसी संख्या का भाग दें, इसका मतलब शून्य में किसी भी बिना शून्य की संख्या से भाग दें तो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो इसका ऑप्शन मिल जाएगा 2 से। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। 0 में आप 3 बार 2 2 2 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये मिल जाएगा इससे। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, ये मिल जाएगा इससे। तो इस तरीके से हमने ये स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान कर लिया। और ये रहे इस टेस्ट के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।